अगर मनुष्य जात के इतिहास को हम देखें तो हम पाते हैं कि मानव जाति अपने सृजन से ही स्वयं को अभिव्यक्त करने के तरह तरह के माध्यम खोजती रही है। आपसी संकेतों के सहारे एक दूसरे को समझने की ये कोशिशें अभिव्यक्ति के सर्वोच्च शिखर पर तब पहुंच गई जब भाषा का विकास हुआ। भाषा लोगों को आपस में जोड़ने का सबसे सरल और जरूरी माध्यम है। आज यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को भाषा यानी हिंदी के साथ यात्रा कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले हमारे दिमाग में यह आता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। अगर हम इसके इतिहास में चलते हैं तो हम पाते हैं कि दरअसल इसी दिन संविधान सभा ने वर्ष 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। आजादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के संबंध में उस समय तमाम बहस और मुबाहिसे हुई थी। हिंदी भाषी राज्य हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने के पक्षधर नहीं थे और इनमें से दक्षिण भारतीय राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रमुख रहे हैं। उनका यह तर्क था कि हिंदी उनकी मातृभाषा नहीं है और यदि इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया जाएगा तो ये उनके साथ अन्याय शरीका होगा। इसलिए हिंदी भाषी राज्यों के विरोध को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने मध्य मार्ग अपनाते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा के बजाय राजभाषा का दर्जा दिया था और इसके साथ अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। वर्ष 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव दिया था। तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक भाषा के रूप में अगर हिंदी भाषा की विकास यात्रा की बात करें तो ये एक लंबी और सतत प्रक्रिया रही है। एक भाषा के रूप में उस समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जहां पर यह भाषा बोली जाती है। हिंदी भाषा के विकास में भी समाज और संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसमें खास तौर पर उत्तर भारतीयों की भूमिका रही है। अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत रही है और इसी भाषा के विभिन्न कालखंडों में अलग अलग स्वरूपों में हुए वियोजन से हिंदी का विकास हुआ था। संस्कृत भाषा से पाल, पाल से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्य, अवहट्य से पुरानी हिंदी और पुरानी हिंदी से आधुनिक हिंदी का विकास हुआ है। आज हम जिसे बोलते हैं, हालांकि इसे लेकर काफी मतभेद हैं कि अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है यानी पुरानी हिंदी से हिंदी का विकास हुआ है, मगर वर्तमान भाषा विज्ञानी इसे अपभ्रंश से ही विकसित मानते हैं। अगर हिंदी भाषा के विकास के कालखंडों की बात करें तो ये 3 कालों में विकसित हुई थी। पहला कालखंड 1100 ईस्वी से 1350 ईस्वी का माना जाता है, इसे प्राचीन हिंदी का काल कहते हैं। दूसरा कालखंड 1350 ईस्वी से 1850 ईस्वी का माना जाता है और इस काल में हिंदी की बोलियों जैसे अवधी और ब्रज में विपुल साहित्य रचा गया था। तीसरा कालखंड 1850 ईस्वी से आज तक का माना जाता है और इसे आधुनिक काल की संज्ञा दी जाती है। इस काल में यानी आधुनिक काल में हिंदी भाषा का स्वरूप बेहद तेजी से बदला है। दरअसल इस काल में यानी आधुनिक काल में हिंदी जन जन की भाषा बन गई है। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी और इस दौरान हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में प्रचलन खूब बढ़ता है। ये हिंदी भाषा का ही असर था कि उत्तर भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत से भी आने वाले आजादी के नायकों ने इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने का पुरजोर वकालत किया था। हालांकि इसके बाद भी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा
नहीं मिल पाया। हम आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी के होने और ना होने की बात बता रहे हैं। आखिर राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर क्या है? यदि राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर की बात की जाए तो इसमें दो प्रमुख अंतर हमें दिखाई पड़ते हैं। एक अंतर इन्हें बोलने वालों की संख्या में है और दूसरा अंतर इसके प्रयोग का है। राष्ट्रभाषा जहां जनसाधारण की भाषा होती है और लोग उससे भावात्मक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े होते हैं, वहीं राजभाषा का प्रयोग सीमित होता है। राजभाषा का प्रयोग अक्सर सरकारी कार्यालयों में सरकारी कार्मिकों के द्वारा किया जाता है, जैसे कि ब्रिटेन की इंग्लिश, जर्मनी की जर्मन और पाकिस्तान की उर्दू राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों है। मगर बहुभाषी देशों के साथ ये समस्या होती है और यहाँ राष्ट्रभाषा और राजभाषा अलग अलग होती है। चूंकि भारत एक बहुभाषी देश है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रभाषा और राजभाषा का हमें अंतर दिखाई देता है। राष्ट्रभाषा किसी देश को एक करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होती है और यही कारण है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में गुजरात के भरूच में हुए गुजरात शैक्षिक सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की वकालत की थी और उन्होंने कहा था कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि ये अधिकांश भारतीयों द्वारा बोली जाती है। यह समस्त भारत में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक संपर्क माध्यम के रूप में प्रयोग के लिए सक्षम है और सारे देश को इसे सीखने की आवश्यकता है। हालांकि आजादी के बाद इसे लेकर तमाम तरह के विवाद हुए और अंततः अंग्रेजी के साथ इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। शुरुआत में ये प्राविधान 15 वर्ष तक के लिए ही रहा था। साथ में संसद को ये भी शक्ति दे दी गई कि वे अंग्रेजी के प्रयोग को बढ़ा सकते हैं। वर्ष 1965 में हिंदी को एकमात्र राजभाषा बनाए जाने के समय के पूर्व ही अहिंदी भाषी राज्यों का विरोध इस कदर बढ़ता है, अंततः तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहिंदी भाषी राज्यों को ये आश्वासन देना पड़ता है कि आपकी सहमति के बिना हिंदी को एकमात्र राजभाषा नहीं बनाया जाएगा और इसीलिए वर्ष 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। वर्ष 1967 में इसे संशोधित किया गया और इसमें किए गए प्राविधानों से अहिंदी भाषी राज्यों की तो चिंता खत्म हो गई, मगर हिंदी को राष्ट्रीय एकता का प्रमुख तत्व मानने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई। सरकार ने इन चिंताओं को संबोधित करते हुए त्रिभाषा फार्मूला दिया था। त्रिभाषा फार्मूला के अंतर्गत पहली भाषा मात्र भाषा होगी जिसमें प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी, दूसरी भाषा गैर हिंदी भाषियों के लिए हिंदी और हिंदी भाषियों के लिए 8वीं अनुसूची में शामिल कोई एक भाषा होगी और तीसरी भाषा अंतरराष्ट्रीय भाषा यानी अंग्रेजी होगी। और त्रिभाषा फार्मूला इसलिए बनाया गया कि शिक्षित भारतीय विश्व से भी आसानी से जुड़ सकें। हालांकि विभिन्न राज्यों की सहमति के अभाव में इसे लागू नहीं किया जा सका और इसी दौरान वर्ष 1976 में राजभाषा अधिनियम लाया गया और इसके अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और ये विभाग ही हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित विभिन्न समारोहों जैसे हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह का आयोजन करता है और इसी के तत्वावधान में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति की बात की जाए तो ये राजभाषा के रूप में संविधान के भाग 5, भाग 6 और भाग 17 में समाविष्ट है। भाग 17 में राजभाषा शीर्षक के अंतर्गत 4 अध्याय हैं जिसमें संघ शासन, प्रादेशिक शासन, उच्चतम और उच्च न्यायालयों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के संबंध में
विशेष निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह भाग 5 के अनुच्छेद 120 में बताया गया है कि संसदीय कामकाज की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। यदि किन्हीं सदस्यों को इन्हें बोलने में दिक्कत है तो वो अध्यक्ष की अनुमति लेकर अपनी भाषा में बात कह सकते हैं। इसी तरह भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 210 में राज्य विधानमंडल के लिए भी ऐसे प्राविधान किए गए हैं। अगर हिंदी भाषा की वैश्विक स्थिति की बात की जाए तो ये विश्व के 150 से अधिक देशों में फैले 2 करोड़ भारतीयों द्वारा बोली जाती है। इसके अलावा 40 देशों के 600 से अधिक विश्वविद्यालयों और स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती है। एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है और दूसरा स्थान हिंदी भाषा का है। इसके अलावा हिंदी भारत और फिजी की राजभाषा है। ब्रिटिश भारत काल के दौरान बहुत से श्रमिकों को भारत से बाहर ले जाया गया था और इनमें से अधिकांश देशों में जैसे मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और गुयाना में हिंदी भाषा आज भी एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्थापित है। मॉरिशस में तो विश्व हिंदी सचिवालय की भी स्थापना की गई है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा आज भी हिंदी को नहीं मिल सका है। हम अगर देखें तो हिंदी भाषा के सफर में हिंदी को काफी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। अगर हिंदी भाषा की एक भाषा के तौर पर सामायिक स्थिति का विश्लेषण किया जाए तो इसके समक्ष अनेक चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो इसे राष्ट्रभाषा की स्वीकार्यता का न मिलना है। इसके अलावा एक उच्च शिक्षित अभिजात वर्ग ऐसा है जो हिंदी बोलने में शर्म और हिचकिचाहट महसूस करता है। आज भी हिंदी भारत की सार्वभौमिक संवाद की भाषा नहीं है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 41% आबादी की ही मातृभाषा हिंदी है। इसके अलावा लगभग 75% भारतीयों की दूसरी भाषा हिंदी है जो इसे बोल और समझ सकते हैं। हिंदी भाषा के सामने एक प्रमुख चुनौती ये भी है कि ये अब तक रोजगार की भाषा नहीं बन पाई है। आज तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों के दैनिक कामकाज से लेकर उनके कार्य का संचालन अंग्रेजी भाषा में होता है। इसके अलावा तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक और सामाजिक संगठन भी अपने निहित स्वार्थों के चलते हिंदी का विरोध करते हैं। अभी भी भारत में उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का माध्यम ज्यादातर अंग्रेजी भाषा में होता है और भारत जैसे देश में हिंदी भाषा की हालत आज ऐसी है कि इसके संबंध में जागरूकता सृजन के लिए विभिन्न सेमिनारों, समारोहों और कार्यक्रमों का सहारा लेना पड़ता है। ये हमारे समाज और देश की विडंबना है कि जिस देश में हिंदी भाषा का जन्म हुआ वहां पर यह भाषा धीरे धीरे दम तोड़ती नजर आ रही है। आज अपने ही देश में, अपने ही जन्म स्थान में, अपने मूल उत्पत्ति के स्थान पर अपने अस्तित्व के लिए हिंदी को संघर्ष करना पड़ रहा है। आगे की राह में हालांकि इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल ने हिंदी भाषा के भविष्य के संबंध में भी नई राह दिखाई है। गूगल के अनुसार भारत में अंग्रेजी भाषा में जहां विषय वस्तु निर्माण की रफ्तार 19% है, हिंदी के लिए यह आंकड़ा 94% है। इसलिए आवश्यकता है कि हिंदी को नई सूचना प्रौद्योगिकी की जरूरतों के मुताबिक ढाला जाए तो ये भाषा के विकास में बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के स्तर पर तो प्रयास करना ही चाहिए। इसके साथ ही निजी स्तर पर भी लोगों को इसे खूब प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषियों को भी गैर हिंदी भाषियों को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। उनकी भाषा, संस्कृत को हमें समझना चाहिए, तभी गैर हिंदी भाषी लोग भी हिंदी को खुले मन से स्वीकार करने को तैयार होंगे। तो आज हिंदी दिवस पर हम सब लोगों को इस बात के लिए कृत संकल्प होना चाहिए कि हिंदी
जो अपने ही देश में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है, हमें उसके साथ खड़े होना है और हिंदी को प्रोत्साहित करना है। किसी भी समाज में, किसी भी स्थान पर, किसी भी वातावरण में अगर हम बैठें तो वहां पर हिंदी बोलने में हमें शर्म या झिझक नहीं महसूस करना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है और अपनी माता का हमें सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद।